कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आज हमारे साथ बैठक में एक खास शख्सियत मौजूद हैं। खास इस हवाले से हैं कि उन्होंने अपनी किसी भी कमजोरी को आड़े नहीं आने दिया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका इलाका बैकवर्ड है, वो छोटी सी डिसेबिलिटी के साथ भी पैदा हो तो वो सारी जिंदगी कोई काम नहीं करते। वो एक अजीब सी कश्मकश का शिकार रहते हैं कि शायद दुनिया उन्हें किस नजर से देखती है। मैं आज आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने किसी चीज को आड़े नहीं आने दिया। उन्हें बचपन में पोलियो हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। न सिर्फ पाकिस्तान की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान की ये बेटी कौन है, आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपने हमें वक्त दिया, हमारी नशिस्त के लिए तशरीफ लाई, आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते थैंक हैं। यू सो मच। अच्छा मैम साइमा अशरफ साहिबा, ये बताइएगा कि भावल नगर के एक पसमानदा इलाके में पैदा हुई, फिर एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आपके आड़े आ गई, लेकिन आपने किसी चीज को नहीं देखा। क्या फैक्टर थे, कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई जो आपको इंटरनेशनल सतह पर लेके गई? देखिए ये जो स्टोरी है ना, डिसेबिलिटी के साथ एक फीमेल का डिसेबल हो जाना, डिसेबल नॉट इन द ट्रू टर्म, वो हमारे इस मुआशरा में और खासतौर पे जो बैकवर्ड हमारा, जो आप जैसे आपने कहा कि एरिया में बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन जहाँ मेरी डिसेबिलिटी की दास्तान शुरू हुई, वहीं मेरे फादर की मेंटोरशिप का सेशन भी साथ ही शुरू हो गया। मेरे घर में भी जो खवातीन आती थी वो भी यही परेशानियों का ही पैगाम लेके आती थी कि अब तो पीछे कुछ बचा नहीं है, जिंदगी खराब हो गई है। तो मेरे फादर ने उस वक्त जिंदगी के हर उस लम्हे को संभाला जो डोल रहा था। नहीं, ये सही नहीं कह रही है, जिंदगी इससे आगे की चीज है। और ये जो मेरे बाकी बच्चे हैं, ये जो बाकी गांव के लोग हैं, ये जो बाकी इलाके के लोग हैं ना, ये तुम्हें फॉलो किया करेंगे। तुम्हें खुदा ने जो दिया हुआ है ना, वो उस पैकेज से कहीं ज्यादा है जो पूरे एक नॉर्मल बॉडी के पैकेज में मिसिंग है। मैं इस मैसेज के साथ ग्रो हुई हूँ। वो मुझे स्कूल में भी लिमिटेशंस आई, वो मुझे सोशल सेक्टर पे भी लिमिटेशंस आई, बरादरी और जो लोकल जितने भी हमारे स्टेक्स हैं वहां पे ये चीज मुझे फेस करने को मिली। लेकिन वो जो एक टैग लाइन थी मेरे फादर की कि तुम्हारे पास जो पैकेज है, जो बचपन में इनकलकेट हो गई, वो जो पैकेज उन्होंने मुझे बताया, और शायद मेरी आंख ने कहीं से उसको समझ लिया, देख लिया, पा लिया, तो मेरे लिए वो सारी आवाजें जस्ट एक बैकग्राउंड नॉइस की सी हो गई कि मुझे इन आवाजों को सुनना तो है, गौर नहीं करना, कान नहीं धरने उन पे। बस वही चीज मुझे एक छोटे से गांव से इंटरनेशनल ले गई। मैडम मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए भी इंटरेस्टेड हूँ कि हमारे यहाँ जो स्पेशल पर्सन की तादाद है या डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चों की तादाद है, वो शायद दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा इसलिए भी है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हम कज़न मैरिजेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारी मैल न्यूट्रिशन होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। अब तो हमारे पास पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और फिर सारी ज़िंदगी वो बेचारे सिसक कर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो शुरू से लेके आखिर तक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल लेवल को आपने ये हर्डल्स कैसे किए, फिर कॉलेज लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, इवन के सबसे पढ़ा लिखा तबका होता है, वहाँ बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए, मुझे जो पहला मैसेज मिला था ना कि जिंदगी जो है वो खराब हो गई है या डिसेबल हो गई है, उसको नल करने के लिए वो जो मेरे फादर ने पैकेज दिया था कि अब जिंदगी जो है वो चैलेंजेस के साथ है। रोज का एक नया चैलेंज आ रहा है। आज स्कूल में ये, आज मोहल्ले में ये, आज क्लास फेलो गर्ल्स ने ये कहा, किसी ने ये किया। तो वो जो एक नया चैलेंज था, उसकी वजह से एक नया करेज भी साथ साथ आया। मैं कभी ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिंदगी आसान होगी। वो एक नज्म है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द रोड नॉट टेकन, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मेरे फादर ने ये लेसन मुझे दिया था कि मेरा कोई भी रास्ता आसान नहीं है, मुझे रास्ते पहले बनाने हैं, फिर उन पे चलना है। ठीक है, वो प्राइमरी सतह हो जहाँ पे मेरे फादर की बाइक नहीं जा रही है रेत की वजह से स्कूल के अंदर तक, या वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, या वो सीएसएस का लेवल हो, वो मैसेज हर जगह मेरे साथ रहा कि रास्ते बने हुए नहीं मिलेंगे, खुद बनाना पड़ेंगे। तो वो मैंने बनाए। अच्छा मैडम, कॉलेज तक आपने, कॉलेज कहाँ से किया? यहीं से अपने मकामी इलाके से किया? जी, बहावल नगर गर्ल्स कॉलेज।
वहां से मैंने मास्टर्स, पहले ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, फिर मैंने मास्टर्स भी वहीं से किया। तो इंग्लिश लिटरेचर मेरे फादर को बहुत पसंद था, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी शुरू से, बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया था मेरे ऊपर, और वो मुझे चाहते थे कि मैं लेक्चरर बनूं। तो मेरे अंदर एक लेक्चरर शायद होता भी, मैं बन भी जाती, लेकिन वो जो मेरे अंदर कई लोग रहते थे वो परेशान हो जाते कि एक लगी बंधी सी जो एक जॉब है वो शायद मेरे लिए नहीं है। तो मैंने उस ट्रैक को छोड़ के, जो एक कंफर्ट जोन था, बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जॉब मिली थी जो एजुकेटर्स की थी, और वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइंग थी मेरे लिए। हम्म। फीमेल बेस्ड थी, कोटा बेस्ड थी, और शायद वो तहसील बेस्ड भी थी, और घर के ठीक। करीब ही मुझे गवर्नमेंट कोटा में वो मिल भी रही थी। तो मैंने उस वक्त जो मैजिस्ट्रेट इंटरव्यू ले रही थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके अपना नाम जो टॉप पे आ रहा था मेरिट में, उसको मैंने बाहर निकलवाया कि मैं डिवोटेड नहीं हूँ, मुझे बाहर निकलना है, मुझे इससे कहीं ज्यादा काम करना है, मैं एक छोटे से ब्रैकेट में खुद को बंद नहीं करना चाहती। आप मेरी जगह पे उन लोगों को रखिए जो डिजर्व भी करते हैं और डेडिकेटेड भी ज्यादा है। तो मैंने रिक्वेस्ट करके अपने आप को वहां से माइनस करवाया। तो मेरे अंदर वो जो कई सारे लोग रहते थे ना, उन्होंने मुझे कभी भी चैन से बैठने नहीं दिया। एक हर रोज एक नया चैलेंज है, हर रोज एक नई दुनिया है, और वही मुझे लगता है कि लाइफ का जो है ना वो सही मकसद है। अच्छा, मैं जब आपने कॉलेज स्टार्ट किया तो वहां पे पहले भी ऐसी लड़कियां मौजूद थी? नहीं, यही तो कहानी है कि जहां जहां मैं गई हूँ वहां वहां रास्ता पहले बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि रास्ता था नहीं। स्कूल में गई पहली लड़की जो डिसेबिलिटीज के साथ है, कॉलेज में गई पहली लड़की जो डिसेबिलिटी के साथ है। पहले को 2-4 दिन तो बहुत लोग हैरान हो होके देखते थे कि ऐसा भी होता है। फिर हफ्ते 15 दिन के बाद उनको आदत पड़ गई कि ऐसा हो जाता है, हो गया है, ऐसा बल्कि होता है, हो गया है से फिर ऐसा होता है। फिर मैं पहली थी मेरे लिए, फिर कॉलेज के अंदर जो पहले नहीं थी, महाबनगर कॉलेज में रैंप्स और इस तरह की सारी चीजें मैनेज की गई हॉस्टल ओके। में और हाँ जी कैंपसेस में। तो वो रास्ता मुझे बनाने की आदत पड़ गई। फिर मैं वहां से मास्टर्स करके जब निकली तो मैं सीएसएस का मुझे शौक हुआ, वो मैंने क्वालिफाई किया। सारी स्टेजेस क्रॉस करने के बाद जब फाइनल स्टेज आती है मेडिकल टेस्ट की, उसमें उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया। सीएसएस आपने क्वालिफाई किया? जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, आपका वेट लेना होता है, आपका उन्होंने हाइट देखना होता है, और मेरा जो मेरिट नंबर था, ऑटोमेटिक मेरिट नंबर जो फॉल आता है, वो ऑडिट एंड अकाउंट्स में था। अब ऑडिट एंड अकाउंट्स एक ऐसी जॉब है जो सरासर आपको बैठ के करना होती है, उसमें कोई बहुत बड़ा आपने बिल्कुल। हॉकी का वो नहीं करना। तो वहां पे उन्होंने मुझे जस्ट इसलिए रिजेक्ट किया कि वहां पे कोटा उस वक्त नहीं था। अगेन एक नया रास्ता दरियाफ्त हुआ कि मुझे अब ये भी बनाना, ये भी आपने एज ए चैलेंज ले लिया? एज अ चैलेंज ले लिया। फिर क्या किया? फिर मैंने क्या किया, रिजेक्ट होने का मुझे जब लेटर मिला, उसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 1-2 दफा तो भाई साथ में गए, बड़े गए फिर छोटे गए, लेकिन जाहिर है वो अपने अपने काम वाले थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था। फिर मैंने उसको सोलो लेने का फैसला कर लिया कि मैं अकेली इस जंग को लड़ूंगी। हाई कोर्ट में गई, वहां जितने भी वो सारे प्रोसेसेस होते हैं, आपको पता, लीगल जो बहुत लंबा एक फाइट होता है, उसको करने के बाद जब वहां से भी डिस्पोज ऑफ हो गया, उस केस को उठा के सुप्रीम कोर्ट लेके गई मैं। अच्छा, हाँ जी, कि आपने ये किस बेस पे रिजेक्ट किया। ये आप सोलोली कर रही थी? ये कोई मैं सोलो ऑर्गेनाइजेशन आपके हाँ, साथ कुछ नहीं 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 था? ऑर्गेनाइजेशन का तो ये किस्सा था ही नहीं ना। ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे अगेंस्ट चल रही थी, सारी की सारी हवा मेरे खिलाफ चल रही थी, तो ऑर्गेनाइजेशन का तो सवाल ही नहीं है। अब फैमिली भी एक हद तक आपको सपोर्ट कर सकती है ना, उनके अपने काम है, अपनी ड्यूटीज हैं सारी। हाँ, फादर मुझे सपोर्ट जरूर कर रहे थे, पीछे फोन करके जरूर पता करते थे आज क्या बना कोर्ट में, लॉयर ने क्या कहा, जज ने क्या कहा, वर्डिक्ट की कॉपी निकलवा ली, ये सारी चीजें वो घर बैठ के कर रहे होते थे। फाइनेंस मुझे वो कर रहे होते थे, लेकिन लड़ मैं अकेली रही थी ग्राउंड पे। ठीक है। तो जब सीएसएस का वो रिजेक्शन लेटर मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो आई वॉज लाइक 99.9% नियर द विक्ट्री स्टैंड, जब मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ और हमारी सारी फैमिली को लेके उन्हें शिफ्ट करना पड़ा मुल्तान में। ठीक है। और वो जो टाइम था जिसमें कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना थे मुझे लॉयर को इस्लामाबाद में, वो मैं नहीं पहुंचा सकी और वो मुझे कोटा नहीं मिला। और उसके बाद क्या हुआ कि जब 2004 में मेरे इस सारी क्रिएट की गई हाइप के नतीजे में ये चीज हाई कोर्ट के जो एवेन्यूज थे, जो लीगल एवेन्यूज थे, जो जर्नलिस्ट एवेन्यूज थे, वहां पे हाईलाइट हुई कि एक बंदी यहाँ से क्वालिफाई करके आ गई है, तो उसकी डिसेबिलिटी की सजा उसको एफपीएससी सीएसएस में ही क्यों दे रहा है।
एग्जैक्टली। एफपीएससी बाकी सारी चीजों में कोटा दे रहा है, हाँ, इसमें क्यों नहीं दे रहा? उनका क्या कसूर है? हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं। हम ये नहीं कहते हमें आप पुलिस में करो, हम ये नहीं मांग रहे कि आप हमें स्पोर्ट्स का या पुलिस में या इनकम टैक्स में जाके करो या फॉरेन सर्विस में करो। या जो फिजिबल है जो वहां पे। डूएबल हैं वहां पे आप उनको कर सकते हो। तो बहरहाल वो हाइक जो थी वो उन दिनों तहमीना दौलताना थी पार्लियामेंट में, उन्होंने इस चीज को असेंबली में रेज किया कि एक जेन्युइन इशू है, इसके ऊपर बात भी की जानी चाहिए और लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए। तो फाइनली 2004 के अप्रैल में मुशर्रफ ने वो कोटा सीएसएस में इनेक्ट कर दिया, लेकिन उससे 1 महीना पहले मेरा केस जो था वो डिस्पोज ऑफ हो गया था। सो आई केम बैक नॉट परेशान कि वो मुझे नहीं मिला। उसकी एक वजह तो ये थी कि मुझे वो रियलिटी जो थी वो नजर आ गई थी कि ये जो जंग जिसके लिए मैं ये यहाँ तक पहुंची हूँ, इस जंग को जीतने के बाद मैं किस तरह की शेप में आऊंगी, मेरा कंट्रीब्यूटर फेस क्या होगा, वो फेस मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा। हाँ, मुझे लगा नहीं यहाँ पे आके मैं और ज्यादा फंस जाऊंगी, ये मेरा प्रोफाइल नहीं था। ओके। जो मैं करना चाहती हूँ ये तो मुझे करने ही नहीं देंगे। इस पोस्ट पे मैं जो करने घर से निकली हूँ मैं वो नहीं कर पाऊंगी, तो फिर फायदा क्या? जज ने मुझे कहा आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो जाओ, हम आपको पूरी तरह से अकोमोडेट करेंगे। मैंने कहा नहीं, अब नेक्स्ट ईयर नहीं जाना, इनफ इज इनफ, हो गया। ये जो चोटी थी ना इसके ऊपर जाना था, झंडा लहराना जरूरी नहीं था। मैं वापस आ गई, लेकिन उससे ये फायदा हुआ कि जो हर साल सीएसपीज निकलते हैं उनका 3% जो है वो कोटा इनेक्ट कोटा क्या हो connect गया। हो गया। इवन ब्लाइंड जो है उसके अंदर फॉल कर रहे हैं अब, हर साल वो भी मेरिट पे आ रहे हैं। तो मतलब मुझे आसानियों की आदत बची ही नहीं है, रही ही नहीं है, शुरू से नहीं रही। वो जो एक लाइन थी कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होगी, जिस दिन आसान जिंदगी मिल जाए तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि आज क्यों गड़बड़ कुछ चैलेंज ना हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैडम, माशाल्लाह, ये आपने एक एक ऐसा दरख्त लगाया जिसका समर जो है वो जब तक ये धरती है तब तक उन जी लोगों को मिलता रहेगा, जिन्हें इन आजमाइश का सामना करना पड़ता है। जी मैडम, कम टू द बैक के जो डिसेबल पर्सन्स हैं और जिन्हें आपने एक खूबसूरत नाम दिया है एबल भी नहीं बल्कि एबल प्लस कर दिया है उन्हें, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? जो आपने ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या काम करती है? इसका वर्किंग मेथड क्या है? इसके बारे में कुछ बताइए। एबल मैंने अपने आप पे गौर किया। मैंने डिसेबिलिटीज के साथ तकरीबन हर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो मुझे तकरीबन 10 से 15 साल हो गए सेक्टर में काम करते हुए। इन लोगों को मैंने बहुत गौर से देखा है। हम्म। शायद उन्होंने उतना गौर नहीं किया होगा जितना उनको मैंने ट्रैवल करते हुए साथ में उनके गई हूँ, मैं उनके साथ रहती हूँ, ब्लाइंड लोगों के साथ, डेफ लोगों के साथ। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ये जो मुआशरे ने इनको टैग कर रखा है कि इन बेचारों के साथ कमी है, उस कमी को तो वो जो कि विजिबल कमी है वो ठीक है। सब देख पा रहे हैं। वो जो उस कमी के मुकाबिल पैकेज मिला, अब ब्लाइंड की कहने को दो आंखें नहीं है, ठीक है, जैसे हम बिल्कुल मेरी ठीक है। आपकी, उनके हर एक पोर के अंदर आंख लगी हुई है, वो ज्यादा देख सकते हैं। उनकी मेमोरी शार्प होती है, कमाल की मेमोरी है ब्लाइंड की, अच्छी होती है। ठीक है। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत होती है। वो सिंगिंग में जाए, वो तिलावत में जाए, वो किसी भी इस तरह के एरिया में जाए, वो मीडिया के बहुत सारे लोगों के हमारे पास पोर्टफोलियो मौजूद है जो ब्लाइंड के साथ अपनी आवाज को यूटिलाइज करें। तो ये क्या चीज है? इसका मतलब एबल प्लस है। एबल प्लस है। ये इसका आइडिया। अब एबल प्लस में इसको रजिस्टर करवाने के पीछे एज अ कंपनी मेरा एक थॉट था कि हम चैरिटी सीकर ही क्यों रहे। डिसेबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके। हमने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे नहीं लिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी आप पे ला दी जी, मैं तो डिसेबल्ड हूँ, आपके जिम्मे ये, गवर्नमेंट ये करे, सोसाइटी ये करे, कल्चर ये करे, मुआशरा ये करके दे, मैं क्या करूं? ये हमने नहीं नोटिस किया, हमने सोचा ही नहीं, ठीक है। अब वो जो हमने नहीं सोचा ना, मैंने उन लोगों को इस पॉइंट पे जगाने के लिए ये कंपनी बनाई कि आपके अंदर जो टैलेंट है एक मिसिंग के बदले में उसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी लाइफ को बनाओ बल्कि दूसरे लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूटर बनो। तो ये इसका बेसिक जो था वो थॉट था इसके पीछे। मैडम, आपने डिसेबल पर्सन्स की नुमाइंदगी करते हुए
आपने इंटरनेशनल सतह पर भी यूनाइटेड नेशन के एक कॉन्फ्रेंस में भी वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दी। उसके बारे में भी हमें बताइएगा ज़रा कि जी वो किस मौज़ू के मुतालिक थी, उसका क्या हाँ, आउटकम क्या निकला उसका? जी, जी। एक्चुअली एबल प्रेस जो है ना वो 4 मेजर एरियाज़ में काम कर रहा है, जिनमें से एक एरिया है इंक्लूसिव एजुकेशन, एक एरिया है एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो इनको हम स्किल दे रहे हैं, उस वो जो स्किल है वो अल्टीमेटली इज़ लीडिंग टू देयर एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और इसका एक चैप्टर जो है हमारे पास वो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन है। ओके, ठीक है? अब उस वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन में हमारी रिप्रेजेंटेशन है, SWA नाम का एक फोरम है, सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल। और उस सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल फोरम जो है वो काम करता है वाटर एड और WHO, यूनाइटेड नेशंस, इन सारे बड़े इदारों के साथ मिलकर, ठीक है। यूनिसेफ उनमें से एक है। अच्छा, अब ये जो सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल है, ये पूरी दुनिया में फंक्शनल है। ठीक है? और चूंकि इनके साथ ये बड़े बड़े जाइंट्स, ग्लोबल जाइंट्स काम करते हैं, तो इनकी जो पार्टनरशिप है वो हमने विन की है एज रिसर्च एंड लर्निंग। ठीक है? ये पाकिस्तान में क्लाइमेट मिनिस्ट्री के बाद पहली पार्टनरशिप है जो प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट मिली। सेक्टर की हाँ पहली जी। पार्टनरशिप। और इसके लिए हमने थ्रू प्रॉपर चैनल क्वालिफाई किया। अब ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये हम फोकस करते हैं कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर्सपेक्टिव फ्रॉम द आईज ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। ओके, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डिसेबिलिटीज एंगल, कि उनको घर से बाहर जब वो होते हैं तो वॉश सैनिटेशन एंड हाइजीन के क्या क्या इश्यूज आते और हैं। मोस्ट कॉमनली ये सबसे पहला इशू सबसे आता है। बड़ा इशू आता है। तो ये कॉन्फ्रेंस पहले मैं कोस्टारिका में गई थी 2019 में, और 2022 में अभी जकार्ता में हुई है। तो उसमें हमने रिप्रेजेंट किया था इसको। मैडम, आखिरी सवाल क्या बल्कि आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, एबल प्लस लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? हाँ जी, एबल प्लस का पैगाम जो है ना, खास तौर पे जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है ना, उनके लिए, वैसे तो यंगस्टर्स सबके लिए है। जब तक आपके हाथ में स्किल है, आपको कोई बंदा डिसेबल नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। और स्किल भी वो सीखें जो मार्केटेबल है। वो जो हैंडी स्किल्स थी, मैनुअल स्किल्स थी, अब उनका दौर नहीं रहा। अब आपके हाथ में एक लैपटॉप आ गया, ऐसी स्किल आ गई जो एडवांस्ड है और जिसकी मार्केट वैल्यू इंटरनेशनली स्ट्रांग है। आप घर के अंदर बैठे बादशाह हैं, फ्लेक्सी टाइमिंग में आप काम करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, बिल्कुल। आप रुपीज में नहीं डॉलर्स में कमाएंगे। तो आपकी डिसेबिलिटी तो आधी से ज्यादा तो वहीं पे खत्म हो जाती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, डिसेबिलिटीज मैटर नहीं करती। इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है? जी बिल्कुल, हम इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं जो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल, हम ई कॉमर्स के कोर्सेज करवाते हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप्स के होते हैं। उसके अलावा हम जो करंटली हाईली वैल्यूएबल स्किल्स हैं, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इस तरह की, ये भी हम स्कूल्स तो अभी पीछे हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को करवाते हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर लिटरेसी पहले से होती है। तो ये हम जी। उनको कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करवाते हैं, ताकि उनके अंदर ऐसी स्किल्स आ सके जिनको करने के बाद वो घर बैठे, बजाय इसके कि वो जॉब का इंतजार करके फ्रस्ट्रेट हो, वो अपनी अर्निंग आज वो सीख के बैठे हैं तो अगले दिन से ही वो अपनी अर्निंग का प्रोसेस शुरू कर सकें। जी बिल्कुल बेहतर। नाज़रीन, आपने आज की हमारी पॉडकास्ट में मैडम साइमा आशिफ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया। अगर आपको भी अल्लाह ताला की तरफ से इसी आजमाइश का सामना है, तो इस आजमाइश को बतौर चैलेंज लें, जैसे कि मैडम साइमा आशिफ ने लिया, और आगे बढ़ते रहिए। आज की हमारी ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।